हरियाणा में सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए युवाओं को बधाई दी है। सीएम सैनी ने लिखा कि हरियाणा के प्रिय युवाओं, आज मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रदेश में सीईटी परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप सभी आगामी 28 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। हमारी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची की नीति और मिशन मेरिट के सिद्धांत पर पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हम हरियाणा के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देने के अपने संकल्प पर अड़े हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार हर परिस्थिति में युवाओं के साथ खड़ी है। आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित गर्मामय शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद को पद एवं निष्ठा की शुभकामना शपथ दिलाई है और शुभकामनाएं भी दी हैं। राज्यपाल ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की भूमिका को लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने नवनियुक्त आयुक्तों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ताकि सूचना के अधिकार को और सशक्त किया जा सके। नए मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर खुद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ये शपथ दिलाई है। नए मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ समारोह, जहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनको शपथ दिलाई और साथ में मौजूद रहे मुख्यमंत्री सीएम सैनी। टीवीएसएन प्रसाद ने गोपनीयता की शपथ ली है और नवनियुक्त आयुक्तों को उन्होंने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पण भाव से सेवा करें। टीवीएसएन प्रसाद ने पद गोपनीयता की शपथ ली, जिनको बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई और मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री सीएम सैनी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। वरिष्ठ पत्रकार अमित आर्य बने पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करीबन 10 साल रह चुके हैं और आपको बता दें कि पूर्व मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी जुड़े रहे हैं अमित आर्य। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डॉक्टर अमित आर्य को दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त किया है। प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अमित आर्य को विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है और प्रसारण मंत्रालय से भी ये जुड़े रहे हैं अमित आर्य और पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। तो पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार के साथ साथ ये आदेश की कॉपी जो वाइस कई बार आपने सुना होगा कि कर्ज इंसान को ले डूबता है, लेकिन पंचकुला में घटित हुई एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 27 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुनने में काफी भयानक घटना लग रही है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, रिपोर्ट। सेक्टर 27 से दिल को झकझोर देने वाली घटना। एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने की आत्महत्या।
मकान के बाहर खड़ी कार में चला मौत का खेल। बच्चों समेत परिवार के सभी सदस्यों ने खाया जहर। हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 27 स्थित एक मकान के बाहर खड़ी कार में 7 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में गहनता से जांच में जुट गए हैं। घटना स्थल पर तुरंत फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। दरअसल देहरादून से एक परिवार पंचकुला में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा सुनने आया था। परिवार में प्रवीण मित्तल, उनके पिता देशराज मित्तल, मां और उनकी पत्नी समेत 3 बच्चे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून लौटते हुए एक घटना घटी। जानकारी के मुताबिक मित्तल परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहा था। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। इसको लेकर परिजनों ने भी जानकारी दी है। हाँ जी, पहले 15 में रहते थे, 20 में उत्तराखंड से भागे थे, गए थे पुलिस वाले कहने लगे कौन है, रीना मित्तल तुम्हारी क्या लगती है, फलाना क्या लगता है, क्या नहीं है। बहुत टाइम हो गया। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। पिछले कल क्या पिछले 10 दिन से कोई बात नहीं है। वो गाड़ी गुड़ी चलाया करते थे देहरादून में, बागेश्वर धाम कह रहे। पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। परेशानी क्या, तब परेशान तो थे ही वे, पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे। अब देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। मैं फादर हूँ उसका। 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे, उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ रहते थे। साइड नोट जो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा। और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए। 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से। उस टाइम उनके ऊपर कर्ज था, वो थोड़े होश में थे प्रवीण। तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया। ये सुनने में 5 दिन पहले यही बात हुई है कि क्या हाल चाल है। वो कहता है जी, उसने यही बताया, कहता जी मैं हमारी नोटिस में तो ये था कि पिंजौर में ये अपने ससुर के घर के ऊपर ही रह रहे। तो उन्होंने यही कहा कि मैं वहां नहीं अब रह रहा, वहां नहीं बन रही हमारी, तो मैं मनसा देवी मंदिर के पास कोई किराया के घर ले लिया मैंने। 12-15 हजार महीने में किराया तो मिल गया। हम वही रह रहे, मेरे माँ पापा हम सारे इकट्ठे ही रह रहे। नया कर्जा कोई नहीं है, वो कर्जा जो पुराना कितना होगा जी? 10-15-20 करोड़। इस मामले के पहले चश्मदीद पुनीत राणा ने बताया कि उन्होंने एक कार पार्क देखी तो उन्होंने कार को साइड से पार्क करने को बोला। चश्मदीद पुनीत राणा ने मोबाइल की टॉर्च से अंदर देखा तो बात कुछ और थी। पुनीत राणा ने बताया कि अंदर सब बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और ड्राइविंग की सीट पर बैठे प्रवीण मित्तल उनसे कुछ कह रहे थे, लेकिन देर बाद वो भी बेहोश हो गए। चश्मदीद पुनीत राणा ने ही प्रवीण मित्तल को अस्पताल पहुंचाया था। हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। गाड़ी में टावर लगे हुए थे जी। तो हमको भी पता लगा गाड़ी में क्या, जाके देखा गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर मतलब बंदे लेटे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा भी ऐसे क्यों लेटे हुए। कह रहे हम सारे सो रहे हैं, भी हमें होटल मिला रात को, तो हम सोएंगे रात को, भी हम गाँव में से आए हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप अपना क्या कहते हैं, आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा दो गाड़ी। कह रहे ठीक है जा रहे हैं। गाड़ी लेके जाने लगे थे, फिर मेरे को स्मेल आई गाड़ी के अंदर से। मैंने उनको कहा रुक दो भैया 1 मिनट। मैंने टॉर्च जलाई गाड़ी की, देखा उन्होंने सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग कर रखी थी। मैंने कहा भैया ये ठीक नहीं है। मैंने कहा सारे आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। उन्होंने चाबी ले ली, गाड़ी से बाहर ला लिया और अपने घर वाली साइड बिठा लिया उनको और पुलिस को फोन कर दिया। तो मैंने उनको हिला के देखा, बच्चों को, बच्चे बैठे होकर लेटा हुआ था, उनको हिला के देखा, हिला नहीं वो लड़का। मैंने कहा जी ये तो है नहीं। मैंने कहा तुम बचे नहीं। मैंने कहा सारे के सारे पीछे देखा, पीछे भी सारे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। तो फिर पुलिस आई, इतने में वो बंदा भी नीचे गिर गया था। उसने कहा था भी 5 मिनट में कह रहे मैं ही मर जाऊंगा करके। तो इतने में पुलिस आई और पुलिस उनको लेके जाती है। बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा, वो नहीं दे पाया और इस करके मेरे किसी परिवार वाले ने हेल्प नहीं करी है, इसीलिए मैं सुसाइड कर लिया। इसको लेकर पंचकुला की डीसीपी हिमांद्री कौशिक ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि 6 लोगों को अस्पताल लाया गया है। जब वो पहुंची तो पता चला कि सभी की मौत हो चुकी है। एक और को सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। साथ ही डीसीपी के मुताबिक जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये मामला सुसाइड का लग रहा है। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। फोरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है और कार से सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बाकी की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं उदित हॉस्पिटल में और फिर जब यहाँ पहुंचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में ले गए थे जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है। प्राइमा फेसी तो उसके भी मौके पर पहुंच चुकी है
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज और ज्यादा चल रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है। इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें। तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एंगल की। फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने हर एंगल से तहकीकात में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई है। अब देखने की बात ये होगी कि क्या सच में आर्थिक तंगी के कारण इस परिवार ने इतना खतरनाक कदम उठाया या मामला कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उप वन राज्य प्रभारी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। तो उप वन राज्य प्रभारी निलंबित किए गए हैं। पेड़ों की अवैध कटाई का यह पूरा मामला है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। पेड़ों की अवैध कटाई का यह पूरा मामला है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। सीएम फ्लाइंग की जो ये कार्रवाई है वो रिपोर्ट के आधार पर की गई है। पेड़ों की अवैध कटाई का ये पूरा मामला है, जहां पर पेड़ और एक तरफ जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वातावरण का सही जो है माहौल बनाने के लिए, जो पेड़ों को लगाने के लिए एक दिशा में जो कदम उठाए जाते हैं, दूसरी तरफ ये पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर जो है सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये उसकी सीएम फ्लाइंग की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। पेड़ों की अवैध कटाई का ये मामला है। पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में विजेता रहे पहलवान वियतनाम के आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी पदकों की झड़ी लगाकर देश भर का नाम रोशन करेंगे। बता दें कि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन और भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान में पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेली जा रही 3 दिवसीय अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में पहलवानों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका दुनिया भर में बज रहा है और पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भी हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा है। लड़कियों की कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने 10 में से 7 गोल्ड मेडल प्राप्त कर परचम लहराया है। इसके अलावा प्रदेश के बेटों ने भी 10 में से 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। वियतनाम में कुश्ती होगी प्रतियोगिता और ऐसे में जो है मंत्री गौरव गौतम जो है इस समारोह में यहाँ पहुंचे थे भाग लेने के लिए। फ्री स्टाइल में से 10 में से 7 गोल्ड मेडल यहाँ पर दिए गए हैं और अगली जो इवेंट है वो वियतनाम में होगा और नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का ये आयोजन किया जा रहा है। फ्री स्टाइल में से 10 में से 7 गोल्ड मेडल यहाँ नाम किए हैं। चैंपियनशिप हुई है
25 राज्यों के खिलाड़ियों ने 600 से ज्यादा पहलवानों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 3 दिवसीय इस नेशनल चैंपियनशिप में बहुत अच्छे से सुचारू रूप से गेम चला और मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, फेडरेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ से निकलकर एक खिलाड़ी जो वियतनाम के लिए जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भी नाम रोशन किया और भारत का नाम दुनिया में अब रोशन करने के लिए यहाँ से निकल कर जाएंगे। वियतनाम में इनका चैंपियनशिप है, उसके लिए बच्चे सीधे यहाँ से जाएंगे। हमें इस बात का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन पलवल में हमने पहली बार किया। यहाँ के युवाओं में भी एक अच्छा जोश देखने को मिला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर आज करीब 11 बजे अचानक आरटीओ डिपार्टमेंट के डीएसपी मुनीश सहगल ने रोड पर चल रहे 2 वाहनों की चेकिंग की, जिनमें से एक वाहन ईंटों से भरा हुआ था तो वहीं दूसरा मिक्सर ट्रक था। दोनों ही वाहनों की चेकिंग के बाद डीएसपी मुनीश सहगल दोनों ही वाहनों को इंपाउंड कर दिया। डीएसपी ने दोनों वाहनों को जो है चेकिंग कर ईंटों से भरे हुए थे ये वाहन जो है उनको इंपाउंड करने की कार्रवाई यहाँ पर की है डीएसपी मुनीश सहगल ने। और ऐसे में जो है 2 वाहनों की चेकिंग के दौरान ईंटों से भरे हुए वाहन थे। दौरान चेकिंग के जो हमने टीम लगाई हुई है तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी की जो बड़ी दयनीय हालत थी तो लगा कि जैसे इसका समय पूरा हो गया, लेकिन हाँ उसका समय तो भी था, 2 साल उसके भी बचे थे अभी, लेकिन उसके अंदर ईंटें जो थी वो अपनी क्षमता से ऊपर जो कैरी करके ले जाते तो उसमें 5 टन जो ओवरलोड है। और दूसरी गाड़ी जो मिक्सचर की, आए दिन ये भी देखा जाता है कि जो मिक्सचर गाड़ी चलती है कहीं ना कहीं उनसे जो है सड़क पर जो है उनसे जो मिक्सचर गिरता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर गिरता है तो रोड एजेंसी की तरफ से पीछे भी आया था कि वो जम जाता है कहीं ना कहीं, और उससे जो है खासकर 2 पहिया जो वाहन है तो उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने के चक्कर में या उससे जंप हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट खतरा भी रहता है ये चीज। गुरुग्राम में डीटीपी अधिकारी आरएस बाठ ने अवैध रेहड़ियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सदर बाजार और अन्य मुख्य इलाकों में बिना अनुमति लगी रेहड़ियों को तोड़कर हटाया गया है। अधिकारी ने कहा कि अब रेहड़ी लगाने के लिए पहले परमिशन लेना आवश्यक होगा। अवैध कब्जा और निर्माण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे जो है सड़कों पर जाम और लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में जो है इसलिए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो अवैध रेहड़ियों पर कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जहाँ पर प्रशासन का ये डीटीपी विभाग का जो एक्शन है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो फुटपाथ पर या मार्केट में जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि रेहड़ियाँ जो है लगी होती हैं और वहाँ पर छोटे जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को रेहड़ियों के माध्यम से जो है बाजारों में लगाने का काम करते हैं। और ऐसे में जो है ये तस्वीरें उस चीज़ की गवाही देती हुई नजर आ रही हैं कि जहाँ पर रेहड़ियों पर डीटीपी विभाग का एक्शन पीला पंजा उन पर चलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर डीटीपी अधिकारियों का कहना है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको रेहड़ी लगानी है पटरियों पर फुटपाथ पर तो आपको उससे पहले जो है प्रशासन से परमिशन अनिवार्य होगी। आपको रेहड़ी लगाने से पहले परमिशन लेनी होगी विभाग से कि जब प्रशासन उस पर जो है अमली जामा अगर पहना देता है, अगर उसको अलाउड कर देता है तो उसके बाद जो है आप रेहड़ी या फिर सुनियोजित जगह पर लगा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से लगातार जो आम लोगों को परेशानियों का सामना रेहड़ी की वजह से करना पड़ता है, वहाँ से निकलने वाली गाड़ियाँ हों, वहाँ से निकलने वाले लोग हों, तो अक्सर जब बाजार में फुटपाथ किनारे जो रेहड़ियों की वजह से जो जाम मार्केट में लगता है वह हमारी टीम भी लगातार अतिक्रमण रोकने में ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात एक करेंगे, अतिक्रमण तो हटेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों को पहले समझाया जाता है, 5 बार समझा लिया तो भी नहीं सुधरेंगे तो एक्शन सख्त होगा। किसी को डायरेक्ट एक्शन नहीं दूंगा, कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ रेडी तोड़ रहे हैं। आज हमने बिल्डिंग भी तोड़ी है, कल मैरिज पैलेस भी तोड़ूंगा, दुकानें भी तोड़ी हैं, शेड भी तोड़े हैं। आम जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर कार्रवाई 100%। नूह में शनिवार रात तेज आंधी और तूफान के कारण परिवहन विभाग की वर्कशॉप की करीब 150 फीट लंबी चारदीवारी गिर गई। हादसा रात तकरीबन 12:30 बजे हुआ, जब सभी कर्मचारी बाहर थे, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। दीवार के साथ लगे तार, लाइटें और सीसीटीवी कैमरे भी टूटकर गिर गए। वर्कशॉप में कई पुराने पेड़ भी गिर गए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि दीवार करीब 1 साल पहले बनी थी, लेकिन अब वह जर्जर हो चुकी थी। वर्कशॉप की बिल्डिंग भी बहुत खराब हालत में है और कभी भी गिर सकती है, कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे में आंधी से वर्कशॉप की जो दीवार है वो गिर गई। ऐसे में कोई भी जान का खतरा, यहाँ पर जान माल का खतरा नहीं हुआ है। गनीमत रही कि सभी जो वर्कर्स थे वो बाहर थे और जो कर्मचारी लोग थे वो बाहर थे। तो ऐसे में शनिवार की रात को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास तेज आंधी तूफान की वजह से ये वर्कशॉप की जो चारदीवारी है, दीवार है, वो यहाँ पर ढह गई। हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है, गनीमत की बात है। यहाँ जो नूह डिपो के हालात हैं, आज के दिन जो बरसात के दौरान कर्मचारियों को कर्मशाला में काम करते हुए जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। वर्कशॉप की चारदीवारी का जो मामला है, आंधी में तूफान में जो गिरी है, यहाँ किसी भी समय किसी भी प्रकार से कोई भी चोरी की वारदात हो सकती है। अतिरिक्त यार्ड मास्टर के रूम के सिवा चारों तरफ कोई भी किसी प्रकार से चौकीदार की व्यवस्था यहाँ नहीं है। कर्मचारियों को काम करते हुए कीचड़ में, कच्चे में, बिना शेड के, पड़ती तपती हुई धूप में काम करना पड़ रहा है। खबर कालावाली से है, जहां पर उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश का तबादला कालावाली से कैथल में हुआ है। बता दें कि 42 HCS अधिकारियों की भी सूची आई है। हालांकि किसी भी उपमंडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।